ठीक है, अक्रम तो आ गए हैं। ठीक है, ओके। तो हम लोह अयस्क के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो लोह अयस्क का पढ़ने के लिए, लोकेशन को समझने के लिए, कोयला के संबंध में मैंने आपको बताया था। अब हमें सिंपल सा लोह अयस्क के लोकेशन को भी समझ लेना है कि कहाँ पर लोहे का उत्पादन होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर मैप बना लो, पूरा वर्ल्ड का मैप सब बनाओ अपनी कॉपी में, वर्ल्ड का मैप है ना, बनाना आना चाहिए। जितनी जल्दी से बनाओगे ना उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, जितना जल्दी बनाओगे। और इधर की तरफ मैं ऑस्ट्रेलिया बना देता हूँ, क्योंकि जगह क्या है, अभाव है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मैंने इधर की तरफ बना दिया है। ठीक है, और चलो अब बताते हैं लोह अयस्क के बारे में कि लोह अयस्क कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, लोह अयस्क कहाँ पर पाया जाता है, तो भाई लोह अयस्क कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो लोह अयस्क के लोकेशन पहले हम यहां से शुरुआत करते हैं, यानी उत्तर अमेरिका में। उत्तर अमेरिका में यहाँ पर देखो, एक है मेसावी रेंज, यूएसए में है, यूएसए में है मेसावी रेंज। मेसावी रेंज, मेसावी रेंज में क्या पाया जाता है, लोह अयस्क पाया जाता है। इसके नीचे है अलबामा, अलबामा क्षेत्र, तो अलबामा भी लोह अयस्क पाया जाता है। फिर यहाँ पर है रोकी पर्वत, रोकी पर्वत पर भी क्या पाया जाता है, लोह अयस्क पाया जाता है। रो, रोकी पर्वत पर भी लोह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, लोह अयस्क रोकी पर्वत पर भी पाया जाता है। मिसामी रेंज, अलबामा, रोकी पर्वत, है ना, यहाँ पर। फिर इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में, तो दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर आपका चिली, चिली के क्षेत्र में, चिली, चिली, ठीक है, यहाँ पर वेनेजुएला, वेने वेनेजुएला, वेनेजुएला, और यहाँ पर है ब्राजील में इटावीरा, इटावीरा, ये इंपॉर्टेंट है, इटावीरा, मेसावी रेंज, अलबामा, ये सब इंपॉर्टेंट है ना। इटावीरा में पाया जाता है आपका ब्राजील में लोह अयस्क। ठीक है, ब्राजील में लोह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, दैट इज बेटर, ईटा वाला। ओके, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये क्या है, ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन में पाया जाता है मिडलैंड क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है मिडलैंड क्षेत्र में, मिडलैंड क्षेत्र में क्या पाया जाता है, यहाँ पर लोह अयस्क पाया जाता है। और यहाँ पर लंकासायर में क्या पाया जा रहा था, कोयला पाया जा रहा था ना, कोयला। यहाँ पर अपलेशन रेंज में कोयला था, और यहाँ पर मेसाबी रेंज में अपलेशन सेडिमेंट। ठीक है, यहाँ पे स्वीडन, स्वीडन में है दो क्षेत्र जिनसे आप परिचित हैं, है ना, जिनसे आप
परिचित हैं, क्या थे? किरूना और गैलीवियर, और गैलीवियर। क्यूरीना और गैलीवियर में क्या पाया जाता था? लोहा एस्क, स्वीडन में। यह मैंने आपको मैपिंग जब पढ़ा रहा था तब बताया था, याद है ना? क्यूरीना और गैलीवियर। फिर चलिए आगे चलते हैं ना। ये थोड़ा इसे लकवा मार गया है ऑस्ट्रेलिया को। तो यहाँ पर है, सॉरी अफ्रीका को, तो ध्यान से समझना है। यहाँ पर नीचे, ये नीचे है, थोड़ा मैं इसे छोटा बना देता हूँ तो सही रहेगा। ठीक है, अब सही है ना? ये है वही अफ्रीका। और अफ्रीका में कहां पर पाया जाता है? लोएस, उत्तरी अफ्रीका में, है ना? उत्तरी अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है लोएस, उत्तरी अफ्रीका में। इसी के साथ साथ यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में देखेंगे, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका और ऊपर के क्षेत्रों में, यानी कि नामीबिया, जाम्बिया और जाम्बिया, इन सब क्षेत्रों में, बोत्सवाना, ये सब जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक क्षेत्र है उसका नाम है बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इधर लिखते हैं, उसका नाम है पोस्ट मार्सबर्ग, पोस्ट मार्सबर्ग एंड ट्रांसवाल क्षेत्र, और एंड ट्रांसवाल क्षेत्र, पोस्ट मार्सबर्ग और ट्रांसवाल क्षेत्र में क्या है? यहाँ पर लोएस्ट का उत्पादन होता है ना, लोएस्ट का, लोएस्ट खनिज का उत्खनन होता है, ये ज्यादा बेटर शब्द होगा। लो अयस्क का खनन होता है ना? इसी के साथ नीचे है दक्षिण अफ्रीका में नेटाल, नेटाल ना, नेटाल। तो नेटाल में क्या है? नेटाल कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। यहाँ पर भी लोहा अयस्क का उत्पादन होता है ना, लोहा अयस्क का उत्पादन होता है। इसी के साथ साथ अब हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर जो क्षेत्र है, क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम है पिलमारा, पिलमारा, पिलमारा क्षेत्र में होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर है दो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में होता है, इस क्षेत्र का नाम क्या है आप जानते ही हैं, क्वींसलैंड है ना, क्वींसलैंड में, क्वींसलैंड में। और ये क्या है? न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स, है ना? पिलमारा और न्यू साउथ वेल्स में, पिलमारा, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, ये सब आप ऑलरेडी जानते हो इन शब्द को। न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स में, ठीक है, पिलमारा न्यू साउथ वेल्स में है। और आगे बात करते हैं, यहाँ पर चीन में आते हैं, है ना? चीन में, तो चीन में यहाँ पर है सांसी एंड सांतुम, सांसी एंड सांतुम क्षेत्र में, सांसी एंड सांतुम क्षेत्र में। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर की तरफ, ये थोड़ा सा इसे हम नीचे बना देते हैं ना, वो मैप के अनुसार यहाँ पर होगा, ठीक है, सांसी। और इस क्षेत्र में, चाइना के उत्तरी क्षेत्र में एक क्षेत्र है जिसका नाम मंचूरिया है ना? मंचूरिया ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ मंचूरिया के बारे में, है ना? मंचूरिया क्षेत्र, मंचूरिया क्षेत्र भी किसके लिए फेमस है? लोएस के लिए क्षेत्र है। मंचूरिया में ही मैंने आपको अनसन बताया था, फुआन बताया था, है ना? और सिक्कियांग बताया था, तीन क्षेत्र बताए थे ना ये, यहाँ पे लोएस की प्राप्ति होती है। तो वही मंचूरिया क्षेत्र है, ये रीजन।
मंचूरिया क्षेत्र रीजन है। फिर हम आगे आगे और बात करते हैं क्षेत्रों में। एक क्षेत्र ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं जिसका नाम है कुजिनेटास्क, यूएसए में, जहां पर कोयले का उत्पादन होता था। कोयले के साथ साथ यहाँ पर लोहे का उत्पादन भी होता है ना। इसी के साथ साथ ऊपर की तरफ एक और क्षेत्र है जिसका नाम है कुजने तस, कुजने तस, कुजने तस्क और कुजने तस्क, ये दो क्षेत्र हैं। इसके अलावा उज्बेकिस्तान में एक क्षेत्र है जिसका नाम है कोस्तानी। कोस्तानी का है, उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान में कोस्तानी है, सॉरी उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान में है ना, कजाकिस्तान में है कोस्तानी। एक और क्षेत्र है यूक्रेन में जिसका नाम है किवाई राग, किवाई राग, ये यूक्रेन में है। यहाँ पर भी फेमस है, इंपॉर्टेंट है। कोस्तानी और किवाई राग महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है। किवाई राग कहाँ पर है? यूक्रेन में। ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है, देखोगे जब आप, है ना, बार बार आ चुका है यूपीपीसीएस के एग्जाम में, घटना चक्र में बार बार रिपीटिशन होगा इस चीज का, तो आप नोट डाउन जरूर कर लेना इस चीज को, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक क्षेत्र और बसता है फ्रांस में, लोरेंस घाटी, है ना, लॉरेंस, लोरेंस क्षेत्र है। लोरेंस क्षेत्र कहाँ में है? यहाँ पर किसके लिए फेमस है ना, किसके लिए फेमस है ये फेमस है आपका लौह अयस्क के उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है। बनाओ, बनाया नहीं बनाया, बना लो जल्दी जल्दी से, और जैसी बन जाए सब मैसेज लिख देना, हाँ सर बन गया, है ना, जैसे बन जाए मैसेज लिखो, ठीक है, बना लिया, हो गया, ठीक है। ठीक है, सबका बन गया ना, ओके ओके, ठीक है। अब हम जो दूसरी चीज, महत्वपूर्ण चीज पढ़ने वाले हैं कि लौह अयस्क में किस देश का उत्पादन और भंडारण, है ना, भंडारण और उत्पादन में नंबर 1 स्थान है ना, पहले नंबर पर कौन से देश आ रहे हैं, है ना। तो पहले लौह अयस्क डालना, और लौह अयस्क में लिखो भंडारण में, भंडार में, है ना, भंडार हेडिंग डाल लो भंडार। तो भंडार में जो रिजर्व में जो सबसे पहला देश है जिसमें सबसे ज्यादा लौह अयस्क का भंडार पाया जाता है, लौह अयस्क का भंडार पाया जाता है, तो भंडार में है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, एक मिनट रुकना बच्चों, हाँ ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रूस और चीन, भारत। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रूस, चीन, भारत, है ना। और यहाँ पर उत्पादन में है, उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है चीन का, चीन में, है ना, फिर ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील एंड भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील एंड भारत, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रूस, चीन, भारत भंडार में है। और वही हम बात करें उत्पादन में, तो उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और भारत है, ठीक है। ये आपका हुआ आपका लौह अयस्क के बारे में, ठीक है। अब इसके साथ साथ कुछ और खनिज हैं जिनके बारे में हमें 2 या 3 कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए, बस। आपको 2 कंट्रीज पता है,
तो लगभग लगभग क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, है ना। तो वो क्या है, पहले हम खनिज के बारे में बात करेंगे, तांबा, तांबे के बारे में, ठीक है। तांबा, तो तांबा का सबसे ज्यादा जो भंडार पाया जाता है ना, मैंने आपको मैपिंग में भी बताया बताया था, चिली में, ठीक है। सबसे ज्यादा भंडार कहां पर पाया जाता है, चिली में। दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भंडारण में चिली और ऑस्ट्रेलिया है। वही उत्पादन में हम बात करें, उत्पादन में, तो वो है चिली और पेरू, चिली और पेरू, ठीक है। उदाहरण चिली और पेरू। अगले हम खनिज के बारे में बात करें, वो खनिज है आपका सोना, सोना। तो सोने में भंडार और उत्पादन हम देखेंगे। भंडारण में आता है सोने के बारे में आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। वहीं हम सोने के उत्पादन के बारे में हम बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पर चीन और ऑस्ट्रेलिया प्रमुख है ना, चीन और ऑस्ट्रेलिया पहले और दूसरे देश हैं, पहले और दूसरे देश हैं, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं चांदी के बारे में, चांदी के बारे में। तो चांदी का यहां पर लिखूं, चांदी, है ना। तो चांदी, चांदी का भंडार सबसे ज्यादा होता है पेरू में, पेरू सबसे ज्यादा, पेरू। और दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड, इन दोनों के बीच में टाई है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, ये जो डाटा मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। आप ये मत सोचना कि अभी ये चल रहा है तो इसका मतलब है कि 2022 में 21 में जब भी आपको एग्जाम देना है तब भी यही होगा, है ना। ये डाटा समय के अनुसार चेंज होता है, जब भी एग्जाम देने जाना है इसे परिवर्तित करते जाना है, इसे संशोधित करते हुए चलना है आपको जब भी आपका एग्जाम हो। तो ये चीज ऊपर लिख लो कहीं, है ना, कि जब भी एग्जाम देने जाना है हमें इस डाटा को रिवाइज करना है। ये डाटा मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, नेट पे सर्च करा है मैंने, वहां से देख के मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि डाटा समय के अनुसार ये चेंज होता चला जाता है, ठीक है। तभी तो मैं पेपर लाया हूँ, पेपर से देख रहा हूँ। अगर ये चीज स्टैटिक होती तो ये मेरे दिमाग में होती, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा ये डाटा जब भी एग्जाम देने जाना है उसे अपडेट करना है। दूसरा है भंडार, फिर भंडार के बाद आता है उत्पादन। उत्पादन में मैक्सिको को नंबर 1 है, मैक्सिको और तो क्या है, पेरू, मैक्सिको और पेरू, ठीक है। मैक्सिको और पेरू आते हैं यहाँ पर चांदी के में, ठीक है। फिर चांदी के बाद आता है आपका कौन सा, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम का भंडार के बारे में हम बात करें, पेट्रोलियम के भंडार के बारे में हम बात करें, तो भंडार में सबसे ज्यादा है वेनेजुएला में, वेनेजुएला में। अच्छा बताओ, वेनेजुएला में कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पादन होता है, बताओ कौन सी नदी है वो कौन सी झील है, बताओ। वेनेजुएला में पेट्रोलियम उत्पादन के बारे में बताया था, वो कौन सी झील थी, है ना, मराकायो। वेरी गुड प्रियांशु, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया दानिश, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है, मराकाइबो क्या है, मराकाइबो एक झील है जहां पर पेट्रोलियम का उत्पादन होता है वेनेजुएला में, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम है यहाँ पर वेनेजुएला है।
फिर वेनेजुएला, वेनेजुएला के बाद आता है आपका सऊदी अरेबिया, है ना, सऊदी अरब, सऊदी अरब, वेनेजुएला, सऊदी अरब और कनाडा, और कनाडा, और कनाडा आता है पेट्रोलियम के भंडारण के मामले में, है ना, पेट्रोलियम के भंडारे के बारे में। ये सब खनिज है या इसके, ये सब खनिज है, खनिज है, सही है, ये सब खनिज है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का तो वो होता है ना यस्क, ना, क्या होता है एल्युमिनियम का यस्क, बॉक्साइट, बॉक्साइट होता है ना एल्युमिनियम का, ठीक है अयस्क। इसका फिर उत्पादन में हम बात करें, उत्पादन, उत्पादन में हम बात करें तो उत्पादन में जो सबसे ज्यादा इस समय उत्पादन कर रहा है वो कर रहा है यूएसए, यूएसए, है ना, यूएसए, फिर है सऊदी अरब, सऊदी अरब और रूस, और रूस, सऊदी अरब और रूस, ये क्षेत्र ये कर रहे थे आपका पेट्रोलियम का। अगला आता है हमारा चलो लिखो पहले यहाँ पर, मैं इस तरफ लिख देता हूँ। अब हमें पढ़ना है यूरेनियम के बारे में, ठीक है, यूरेनियम, यूरेनियम, तो यूरेनियम, यूरेनियम, तो यूरेनियम का जो सबसे ज्यादा भंडार पाया जाता है, भंडार है ना, यूरेनियम का सबसे ज्यादा जो भंडार पाया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान और है आपका रूस, और रूस, है ना, ये है आपके यूरेनियम रिजर्व कंट्री, है ना, जिनमें सबसे ज्यादा टॉप यूरेनियम रिजर्व कंट्री। और वहीं उत्पादन में हम बात करें, उत्पादन के में, तो उत्पादन में नंबर 1 में आता है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, फिर कनाडा और फिर ऑस्ट्रेलिया, और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्षेत्र आते हैं आपका यूरेनियम के उत्पादन में, ठीक है, ओके। फिर हम आगे की तरफ चले तो यहाँ पर हो गया आपका एक खनिज से संबंधित। कुछ मैं एग्रीकल्चर का भी बता देना चाहता हूँ ना, एग्रीकल्चर की कुछ फसलें होती हैं जिनमें स्थान मतलब कौन सा देश नंबर 1 है, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा बताऊं आपको, ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये तो अभी पूरे वर्ल्ड का डाटा है, वर्ल्ड का, इसके साथ साथ इंडिया का भी डाटा आपको पता होना चाहिए कि लोह उत्पादन में किस राज्य का स्थान नंबर 1 है, ठीक है, कौन सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ पे होता है, उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है। तो वर्ल्ड और इंडिया दोनों को आपको पता होना चाहिए जब भी आपको एग्जाम देने जाना है ना। एग्जाम से 3-4 दिन पहले आप अपडेट कर लेना है कि ये चीजें डाटा है, और उसे करंट अफेयर्स के साथ पढ़ लेना है ना। इसके अलावा या फिर एक सिंपल सा होता है, एक एग्जाम के समय आती है आर्थिकी, है ना, एक आर्थिकी करके निकालता है घटना चक्र, उसमें ये डाटा लिखा रहता है, तो उस डाटा का आप वहां से भी लिख सकते हो इंटरनेट से, यदि नहीं देखना चाह रहे हो तो, है ना, तो ये भी आप वहां से देख सकते हो। तो इंडिया और वर्ल्ड दोनों में हम बात करते हैं, ठीक है। इंडिया के बारे में जब मैं आपको इंडिया की मैपिंग बढ़ाऊंगा तो उस समय मैं आपको बता दूंगा, अभी तो फिलहाल हमें वर्ल्ड वाले ये सब देखें। फिर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर कृषि की, कुछ एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं, है ना, उनके वह लीडिंग कंट्रीज कौन सी हैं, उनके बारे में हमें पता करना है, तो लिख लो उसे भी।
पहली फसल है बच्चों आपकी चावल। चावल, ठीक है, चावल। तो चावल में सबसे ज्यादा है चीन, दूसरे नंबर पर है भारत, चीन, भारत, फिर इंडोनेशिया, और फिर एक और है, आप लिख लो चाहो, लिखना चाहो तो बांग्लादेश। बांग्लादेश, ये होगी चावल की, ठीक है। चावल के बाद है आपका गेहूं। गेहूं, चावल के बाद गेहूं। तो गेहूं में है आपका चीन, भारत, रूस, यूएसए, फ्रांस, ठीक है, ये सब कंट्री है आपकी। फिर हम आगे जो फसल है वो है कपास। कपास, तो कपास में चीन, भारत, यूएसए एंड पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान। फिर गन्ना। गन्ना सबसे ज्यादा होता है ब्राजील में, फिर भारत में, फिर चीन में, और फिर होता है इंडोनेशिया, थाईलैंड, सॉरी थाईलैंड, और फिर थाईलैंड, और फिर थाईलैंड। तीन भी बहुत है, तीन या दो, तीन तो दो, तीन, बस इतना याद करते हुए चलो ना। चौथी याद मत करना, चौथे कंट्री। पांचवी तो कतई याद मत करना, ठीक है। फिर आता है केले के बारे में, है ना, केला। तो केले में है भाई भारत नंबर वन। जिस चीज में भारत नंबर वन आ रहा है ना, तो समझ लो वो इंपॉर्टेंट है। भारत, चीन, इंडोनेशिया, भारत, चीन, इंडोनेशिया, भारत, चीन, इंडोनेशिया। फिर लिखा सबने? चले आए, लिख लो जल्दी। फिर देखो, फिर हमें यहाँ पर अगला है केला, वो केले के बाद है नारियल। नारियल, नारियल में है सबसे पहले आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, फिर फिलीपींस है, और फिलीपींस के बाद है आपका भारत। तो फिलीपींस के उत्तरी द्वीप का नाम बताओ, चलो जल्दी बताओ। फिलीपींस के उत्तरी द्वीप का नाम बताओ, है ना, उत्तरी द्वीप का। लूजोन, लूजोन, लिम्बोर्ग नहीं है भाई, आदेश कंफ्यूज हो गए, है ना। और दक्षिण का, दक्षिण वाले का क्या है? मिडनाओ। अब तुमने रजिया पहले वाले का आंसर दिया, बाद वाले का है ना, मिडनाओ। चलो ठीक है, रजिया ने भी बताया मिडनाओ। मिडनाओ, ठीक है, ओके, मिडनाओ। दूसरे का है मिडनाओ, है ना, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर हो गया भाई नारियल का उत्पादन आपका, फिलीपीन, इंडोनेशिया, फिलीपींस और नारियल। फिर अगला आता है, अगली कंट्री के बारे में, अगला वो है तंबाकू, है ना, तंबाकू। तो चीन के लोग तंबाकू ज्यादा खा रहे हैं, तो चीन, ब्राजील और भारत। चीन, ब्राजील और भारत, है ना, ये है आपके तंबाकू में, चीन, ब्राजील और भारत। फिर आता है रबड़ में। रबड़, तो रबड़ में सबसे पहले होता है थाईलैंड। थाईलैंड, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और भारत। वियतनाम और भारत, है ना, वियतनाम और भारत। फिर अगला होगा आपका कहवा। कहवा, कहवा में ब्राजील, ब्राजील,
वियतनाम, ब्राजील, वियतनाम, और आपका है यहाँ पर ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया। ब्राजील, वियतनाम और इंडोनेशिया। अगला है चाय। अगला है चाय। तो चाय में है आपका यहाँ पर, चाय में चीन, भारत, चीन, भारत, केन्या और श्रीलंका, और श्रीलंका। ठीक है, और श्रीलंका। ये फसलें आती हैं आपकी वहां पर। ठीक है, फिर लिख लो, नोट डाउन कर लो। एक चीज और बताना चाहता हूं, एक है थोरियम। ठीक है, थोरियम भारत में सर्वाधिक होता है ना, सर्वाधिक भंडार थोरियम का भारत में है। और भारत में भी केरल में एक मोनोजाइट, मोनोजाइट एक रेत होती है, इस रेत में थाईलैंड ये थोरियम पाया जाता है ना, ये थोरियम पाया जाता है मोनोजाइट रेत में, केरल में। ठीक है, और कुछ है आपका? नहीं, बस ठीक है, इतना ही आपका था। आप एक सिंपल सा क्या करना है, जितना भी मैंने पढ़ाया है उस चीज को रिवीजन करना है आपको, है ना। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपके चांसेस होंगे एग्जाम में कंफ्यूज ना होने की, है ना। और एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होने का मतलब ये है कि दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी होगा। ठीक है, तो आप यदि रिवीजन जितना ज्यादा करेंगे कंफ्यूज नहीं होंगे, और अपनी एनर्जी सेव करेंगे दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करने में जो आपको नहीं पता होगा। ठीक है, यूपीएससी का पेपर बहुत लेंदी आता है, बहुत बड़ा आता है, उसे पढ़ने में समय लग जाता है, कुछ बच्चों के क्वेश्चन ही छूट जाते हैं। यदि हम इस तरह के जो क्वेश्चन को सोचने में अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, इसका मतलब है हमारा इम्पैक्ट दूसरे क्वेश्चंस में पड़ेगा और वो छूट जाएंगे, और छूटने का मतलब है आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए इतना रिवीजन करना है, इतना रिवीजन करना है कि जो भारी से भारी भी चीज हो वो आसान लगे, है ना। तो बस यही हमारी आशा है कि मैपिंग आपकी अच्छी तरह से तैयार होगी वर्ल्ड की मैपिंग। और जितनी भी चीजें आपकी छुटी हैं, है ना, बची हैं, वो सब चीजें क्या करना है आपको, वो क्या करना है, घटना चक्र आप जब पढ़ोगे वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो संभवतः शायद मैंने ना पढ़ाया हो, मैंने मिस कर दिया हो, या मुझे लगा होगा कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इन फ्यूचर एग्जाम में नहीं आएंगी, है ना। तो आपको ऐसा लगता है तो सिंपल सा क्या करोगे, उन चीजों पे अपने नोट डाउन करते हुए चलेंगे, है ना। तो ये आपको करना है। अभी क्लास खत्म नहीं हो रही है, जो बच्चे आ रहे हैं ऐसा मत जाओ, अभी अभी क्लास खत्म नहीं हो रही है, ठीक है, अभी टाइम है, तो उस टाइम का हम सदुपयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, हाँ, अब क्या व्हाट्सएप करना है, कुछ समस्या है ना तो वो पूछ लेना, है ना। ठीक है, अब देखो, ये मैं तुमसे पूछना चाह रहा था कि मुझे एक बात बताओ, आप लोग क्लास की रिकॉर्डिंग तो ऑफ ही कर देते हैं बस, है ना। तो अब ये बताओ, अब क्लास हमें क्या बोलते हैं स्टार्ट करनी है मॉडर्न हिस्ट्री की। अब एक अभी करूं या सब मैं मेंस पढ़ाऊं तब करूं, अब आप बता दो। जब मैं मेंस पढ़ाऊंगा यानी जनवरी में, तभी मैं 3 घंटे क्लास स्टार्ट करूं, या अभी पहले 2 घंटे और आपको पढ़ाना स्टार्ट करूं? बताओ, जल्दी बताओ, मैं तो मुंह, बताओ, जल्दी से बताओ सब लोग कि क्लास अभी स्टार्ट करें या फिर उसके बाद, अभी सही रहेगा? अभी से, ठीक है, अभी से करोगे।
अभी से स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, विनय कह रहा है जैसा आपको ठीक समझे। चलो 3 घंटे की बहुत लंबी होगी। 3 घंटे की क्लास तो वही पढ़नी पड़ेगी, है ना आदेश, मेहनत करना है बस। अब 3 घंटे क्लास तो पढ़नी पड़ेगी। अभी हम तो पूरा दिन फ्री हैं, ठीक है, जो आपको ठीक लगे, है ना। अच्छा, तो देखो मैं बताऊं ना, अभी आपको सिंपल सा ऐसे लग रहा है तुम्हें लंबी होती है क्लास। अभी तुमने जब पढ़ी नहीं है ना, 3 घंटे की आदत नहीं बनी है, तो ये जब ही हम छोटी लग रही है आपको, है ना, लंबी लगेगी। अभी जब आपने पढ़ी नहीं है 3 घंटे क्लास तो लंबी लगेगी, जब आप पढ़ोगे ना सब फ्लो फ्लो में पता नहीं चलेगा। अब मुझे ही ऐसा लगता है, मैं तो, आप तो सिंपल सा पढ़ोगे, मैं तो पढ़ाऊंगा, मेरी तो कितनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी, लगातार 3 घंटे में बोल लूंगा, है ना, लगातार 3 घंटे में बोल लूंगा। तो बताओ मेरे साथ क्या गुजरेगा। तुम तो आराम से बैठ के पढ़ोगे ना, तो दोनों चीजों में अंतर है ना। हम्म, ठीक है, क्लास का तो पता भी नहीं चलता। हाँ, अगर अच्छी तरह से यदि पढ़ोगे मेहनत करोगे तो क्लास का पता ही नहीं चलेगा तुम्हें। तो ये बात हमेशा याद रखो कि हमें पूरा का पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है। अभी तो जब मैं आपको मेंस पढ़ाऊंगा ना, तो मेंस में देखना कि अभी तो देखो जैसे आज पढ़ाया ये फैक्चुअल चीज थी, इसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, बस सिंपल से लिखते हुए चले जा रहे होंगे, यही हो रहा होगा। जब मैं मेंस पढ़ाऊंगा आपको, समझाऊंगा, थिंकिंग लेवल आपको क्या बोलता है, सोचने में मजबूर होंगे, तो वहां पर ना और भी ज्यादा अच्छी तरह से क्लास होगी, है ना। तो बस मैं यही बोलना चाह रहा था। तो क्लास अभी हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली बस में बोर्ड आ जाए। बोर्ड मैंने वैसे बोला है, आपकी क्लास में पढ़ता है एक लड़का अनुराग, तो उसने कहा है कि सर मेरे पास बोर्ड है एक्स्ट्रा, कोई उसके काम का नहीं है, तो उसने मेरे को बोला, वो यहाँ पे रहता है ना दिल्ली में ही, तो उससे मैं बोर्ड ले लूंगा, बोर्ड फिर लग जाएगा आपका, कोई टेंशन नहीं है ना। बस आप पढ़ना अच्छी तरीके से। ठीक है सर, जीएस पेपर 4 पढ़ा, पहले कंप्लीट करा देते तो अच्छा रहेगा। जीएस पेपर 4 ही होगा पहले, सबसे पहले अपना जीएस पेपर 4 ही होगा। लेकिन वो कब होगा, मैं डेट भी बता देता हूँ आपको। हमारी जो क्लास स्टार्ट होगी मेंस की, 3 घंटे की जो क्लास स्टार्ट होगी, वो होगी जनवरी 16 से, है ना, 16 जनवरी से। 16 जनवरी से हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मेंस की 16 जनवरी, है ना, 16 जनवरी। तो जितने भी लोग हैं उन सबसे तुम बता देना कि 16 जनवरी से जीएस पेपर 4 स्टार्ट होगा, जीएस पेपर 4 स्टार्ट होगा। और ऐसा पेपर आपको कभी भी, आपने इस तरीके से, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इथिक्स के मामले में ना, इथिक्स के मामले में चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई भी, इवन ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अन अकेडमी में भी बात कर रहा हूँ, अन अकेडमी पे भी बात कर रहा हूँ, किसी पे भी बात कर रहा हूँ। अन अकेडमी आपके जितनी भी ऑफलाइन कोचिंग होती है ठाकुर द्वारा वाले रीजन में, ये है वो है, उन सबसे बेस्ट मैं पढ़ा सकता हूँ, ये मुझे ऐसा महसूस होता है जब मैंने चीजें समझा है, अपने मार्क्स देखे हैं, यूपीपीसीएस में भी, आईएएस में भी, और वहां पर भी क्या बोलते हैं बीजन की आईएएस की टेस्ट सीरीज में भी। तब मुझे लगा कि हाँ, कुछ चीजें मेरे पास अच्छी हैं, ऐसी चीजें जो ये क्लास वाले नहीं बताते हैं, ठीक है। तो बस मैं उन सब चीजों के साथ आपको बताऊंगा। कोशिश मेरी ये रहेगी जीएस पेपर 4 हमारा कम से कम भी नहीं तो, अगर मैं अच्छी तरह से आपको पढ़ाऊंगा, 30 से 45 क्लास में आपको बताऊंगा, यानी 30 से 45 घंटे आवर्स में, है ना, लगभग आपकी कंप्लीट हो जाएगी इथिक्स का पेपर। इथिक्स आपका इतने दिन में कंप्लीट होगा। मेरे तो चांसेस ऐसे लग रहे हैं 30 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा, 30 आवर्स में ही कंप्लीट हो जाएगा, है ना। लेकिन हम एक्स्ट्रा मान के चल रहे हैं, मैक्सिमम होगा ये, है ना, और मिनिमम ये, इसके बीच में रहेगा आपका इथिक्स, पहली चीज। फिर आज आ जाते हैं हम जीएस पेपर 2 में। जीएस पेपर 2 में, तो जीएस पेपर 2 में जो मेन है हमारा, है ना, एक है गवर्नेंस और दूसरा है आईआर, दूसरा है आईआर। तो आईआर का मैंने आपको इतना अच्छा बेस दिया है। बेस देने का मतलब है हर देश की लोकेशन आपको पता है, मेन मेन चौक पॉइंट पता है, जल स्ट्रीट पता है, खनिज संसाधन की दौड़ भी पता है आपको, है ना, हर चीज आपको पता है। अब मैं आपको वेनेजुएला, जब दक्षिण अमेरिका की राजनीति के बारे में बताऊंगा,
तो आपको एक बात पता है, सबसे ज्यादा तेल रिजर्व वेनेजुएला में रहता है। तो अमेरिका कभी ये नहीं चाहेगा उसके पड़ोस में एक देश है वेनेजुएला, उसके तेल संसाधन पर अमेरिका की कंपनियों का कब्जा हो जाए, है ना? चाहेगा नहीं चाहेगा? तो वहां पर वेनेजुएला का किस प्रकार से अमेरिका और पश्चिमी देशों की कंपनियों से संघर्ष रहता है, ये सब हम पढ़ेंगे कहां पर, आइए। तो ये सब जितना भी बेस है मैंने आपको सब दिया है ना? बस आपको क्या है, थोड़ा सा पढ़ना है ना? ठीक है सर, ये तो 1 साल लग गया था अंदाबाद दूसरी क्लास 2 आवर्स की रखना। नहीं नहीं, देखो हमारे यहाँ देखो दो चीज होती है देखो। एक होती है पढ़ के पढ़ाना, पढ़ के पढ़ाना। तो पढ़ के पढ़ाओगे तो हमारा कोर्स लगे खींचेगा लंबा, है ना? और यही चीज अगर मान लीजिए मेरे पास सब कुछ है, मटेरियल है, नोट्स है मेरे, सब तैयार है, अच्छी तरह से मैंने पढ़ा हुआ हूँ, मैंने मीन्स लिखे हैं, उन्हें क्वालिफाई किया है, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास ना चीजें सिस्टमेटिक है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये मुझे पता है। अगर आपको ये चीज टीचर को नहीं पता रहेगी क्या चीज नहीं पढ़ानी है, और वो भी अपने पढ़ाने में ऐड कर देगा, तो संभवतः इसका मतलब है कोर्स लंबा खींचेगा ना। 1 साल क्या, 2-2 3-3 साल चलते हैं, यही रीजन है ना? तो यही मैं बात बोलना चाह रहा हूं कि हमारा क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं वही चीज पढ़ाता हूँ, वही कोर पॉइंट पे मैं हिट करता हूँ ना, जो मेन चीज है उस चीज पर मैं हिट करता हूँ। यस, यही मेरे पास है, और इसी वजह से आप मेरे से पढ़ो, अदरवाइज किसी भी वजह से अन्यथा मत पढ़ो। मैं बस वही चीज पढ़ाऊंगा जो मुझे पता है। और दूसरी चीज है, अगर मेरे कंसेप्ट क्लियर है तो इट मीन्स है मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकता हूँ। जब मेरे ही कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इसका मतलब होगा कि मैं आपको अच्छी तरह से नहीं समझा सकता हूँ। अच्छा टीचर वही होता है जिसके खुद के कंसेप्ट क्लियर होते हैं, है ना? और किसके खुद के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो वो कुछ भी नहीं पढ़ा पाएगा, है ना? तो यही मैं बात बोलना चाह रहा था कि बस आपको कम समय में इसलिए चीजें मिल जा रही हैं और कोर चीजें मिलेंगी क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है क्या चीज पढ़नी है क्या चीज नहीं पढ़नी, यही रीजन है। तो आईआर की जो हमारी क्लास होगी, हम उसमें मेन मेन कंट्रीज के बारे में रिलेशन पढ़ेंगे। अब ये थोड़ी ना है मैं आपको भारत, है ना, भारत और क्या बोलते हैं वहां पर मलेशिया मैक्सिको के रिलेशन थोड़ी ना पढ़ेंगे। मैक्सिको हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारे लिए चाइना होगा, पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान होगा, ठीक है ना? एक पंपुआ न्यू गिनी था, है ना, एक कंट्री थी गिनी। अब उससे रिलेशन थोड़ी ना पढ़ना है हमें, हमें पढ़ना है किससे, जो मेन मेन है। तो हमारे जो मेन मेन होगा रिलेशन, जैसे भारत, भारत का दक्षिण एशिया के देशों के साथ, यानी भारत का पड़ोसी देशों के साथ क्या क्या संबंध रहे, जैसे भारत चीन, भारत पाकिस्तान, ये मेन है, और भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, बस। मालदीव से भी नहीं पढ़ेंगे हम श्रीलंका से भी अपना रिलेशन नहीं पढ़ेंगे। क्या मतलब है, 2-3 चीजें हम पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में, भाई तमिल वाला इशू क्या है, कैसे वहां की राजनीति प्रभावित हो रही है, बस सिंपल सा। मालदीव से कोई ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो ये जो मेन मेन चीजें, पाकिस्तान सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, अफगानिस्तान बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, नेपाल इतना नहीं है, बांग्लादेश इतना संबंध नहीं है, भूटान कोई जरूरी नहीं है ज्यादा पढ़ना। तो मेन मेन चीजें हम पढ़ेंगे। भारत चाइना बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत यूएसए बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत रूस महत्वपूर्ण है, भारत मध्य एशिया के देशों के साथ क्या रिलेशन है, भारत सऊदी अरेबिया के बारे में हम पढ़ेंगे, ईरान से क्या रिलेशन है हमारे, है ना, इजराइल से क्या रिलेशन है, बस ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया क्या पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, बस सिंपल सा ये पढ़ना है कि एक संगठन बनने वाला है जिसका नाम क्वाड है, क्वाड में 4 देश है ना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और भारत। इनका क्या रोल है, मालावार नौसैनिक अभ्यास क्या होता है, भारत और जापान का रिलेशन हम थोड़ा बहुत समझेंगे क्या है, बस इतना। ज्यादा नहीं पढ़ना, अब ज्यादा पढ़ोगे तो फिर फंस जाओगे। आपका माइंड क्या है, छोटा सा है, आपका क्या, मेरा भी माइंड छोटा है, इंसान की बुद्धि वो छोटी सी है। उन छोटी सी चीजों बुद्धि में यदि आप ज्यादा चीजें डालोगे तो खपाखच हो जाती है, कुछ याद नहीं रहता। यार छोटे से दिमाग में छोटी इंफॉर्मेशन डालनी है हमें, हमें लिमिटेड इंफॉर्मेशन डालनी है जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बस ये हमारा रोल होगा। तो आईआर है, तो आईआर में मैक्सिमम ज्यादा 30 आवर्स की क्लास ये है रहेगी, 30 आवर्स की क्लास ये रहेगी आपकी, ठीक है। गवर्नेंस, गवर्नेंस भी आपका लगभग 25 से 30 आवर्स में गवर्नेंस कंप्लीट हो जाएगा।
ये आपका हुआ जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4, ठीक है। फिर बचता क्या है, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 3 बचता है। तो 3 पेपर में क्या आता है, इकोनॉमिक्स आती है, इकोनॉमिक्स आती है, इकोनॉमी आती है, इंडियन इकोनॉमी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है। देखो इकोनॉमी वाले पोर्शन ये भी हम कंप्लीट करेंगे, इसके बाद पहले इथिक्स पढ़ेंगे, फिर मैं आपको गवर्नेंस पढ़ाऊंगा, आईआर हम स्किप कर देंगे कुछ समय के लिए, है ना। फिर मैं आपको इकोनॉमी पे आ जाएंगे, हम आ जाएंगे इकोनॉमी में। इकोनॉमी वाली जो हमारी क्लास होगी वो होगी लगभग 30 से 45 आवर्स की। ये मेंस के लिए होगी, मेंस के लिए, पीटी के लिए अलग है, ये मेंस के लिए, ठीक है। 30 से 45 आवर्स क्लास हमारी ये होगी मेंस के लिए, है ना। 30 से 45 आवर्स की क्लास ये हुई आपकी जीएस पेपर 3 की। बचा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस क्लास को हम अभी स्किप करेंगे, ये सबसे लास्ट में होगी। लास्ट में क्यों होगी, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। आप जबरदस्ती की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, है ना, और ये क्या होता है कंप्यूटर पढ़ते हो, सूचना प्रौद्योगिकी पढ़ते हो, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना। अंतरिक्ष पढ़ते हो, इसरो वाला पढ़ते हो, यहाँ इसरो से आते हैं, मैं मानता हूँ इसरो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन आते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्यों मतलब फालतू की चीजें पढ़ते रहो। हमारा क्या है, हमारे पास तो मेन पोर्शन ये 3 क्वेश्चन के लिए हम इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, हम बाद में टाइम वेस्ट करेंगे जब हमारे पास समय बचेगा। अब आराम से पढ़ते हैं, ठीक है, वहां पे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी चीजें, आते हैं आपके जीएस पेपर फर्स्ट के बारे में, ठीक है। फर्स्ट के बारे में आएगा हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी 3 पोर्शन आते हैं, हिस्ट्री में भी 3 पोर्शन आते हैं यहाँ पर। एक आता है कल्चर, दूसरा आता है मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और तीसरा आता है वर्ल्ड हिस्ट्री, और वर्ल्ड हिस्ट्री। 3 चीजें आती हैं, ठीक है। इसमें से मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, सिलेबस में है। कल्चर से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो पूछे जाते हैं वो जो टीचर पढ़ाते हैं वो आते ही नहीं है ना। कल्चर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पता नहीं कहाँ से आते हैं, सबको नहीं पता होता। तो वो चीज ना आपके अंदर जितना ज्यादा पढ़े रहेंगे चीजें, उतना ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन जो कल्चर की बेसिक चीजें होती हैं, क्या होता है कल्चर, कुछ डांस वगैरह, कुछ संगीत वगैरह, है ना, और कुछ स्थापत्य कला, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये आपको पता चलेगी थोड़ा, है ना। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कल्चर के बारे में। तो बेसिक इस पे भी हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, ना ही इस पे समय बर्बाद करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ चीजें हम पढ़ेंगे, जैसे क्रांतियां, है ना, जितनी भी क्रांतियां होंगी, फ्रांस की क्रांति, है ना, बस मेन मेन चीजें, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति क्या थी वही, है ना, औद्योगिक क्रांति क्या थी, औद्योगिक क्रांति में भी हर देश की औद्योगिक क्रांति, रूस में कैसे औद्योगिकरण हुआ, जर्मनी में कैसे हुआ, ब्रिटेन में सबसे पहले हुआ, वो कैसे हुआ, इवन जापान में कैसे हुआ, है ना, ये सब चीजें पढ़ेंगे। भारत में भी औद्योगिकरण को देखेंगे कैसे क्या हुआ। तो ये सब चीजें हम वहां पे पढ़ेंगे, प्लस पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, बस। और कुछ भी हमें नहीं पढ़ना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ना, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है हम इन चीजों में। तो ये सब चीजें ये बात की चीजें। इसके अलावा आता है जीएस फर्स्ट पेपर में सोसाइटी, सोसाइटी, सोसाइटी में हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, ये सब अपना आप पढ़ लेना, है ना। सोसाइटी में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, और आते भी हैं वो सब अपना आप कर लोगे आप, है ना। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन का तुम जवाब अपना आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो, कि भाई यदि आपको पता होगा, पहली बार इकोनॉमी में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वैश्वीकरण क्या होता है, ठीक है ना, उदारीकरण क्या होता है, तो इन सब चीजों का समाज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना। क्यों परिवार एक, क्या बोलते हैं, एक ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की ओर हो गए हैं, संयुक्त परिवार से एक क्या हो गए हैं, न्यूक्लियर फैमिली को क्या बोलेंगे पता नहीं, जो कुछ बोले, मतलब पति पत्नी और बच्चे, बस ये न्यूक्लियर फैमिली हो गई। और फिर उसमें क्या होता था, संयुक्त परिवार में चाचा भी रह रहे, ताऊ जी, दादा दादी, सब संयुक्त परिवार भी होता था। अब क्यों संयुक्त परिवार से न्यूक्लियर फैमिली की ओर आदमी चल रहा है ना, क्यों है, क्या इसका वैश्वीकरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब चीजें सोसाइटी की चीजें हैं सिंपल सी, वो सब चीजें पूछी जाती हैं। तो इन सब चीजों को पढ़ के हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है,
क्वेश्चन आता भी है नहीं भी आता कोई जरूरी नहीं है, तो हम यहाँ पे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कुछ चीजें महत्वपूर्ण होंगी वो हम बता ले जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करना, यहाँ पे टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करना, कल्चर में टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें टाइम देना है मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, मैं आपको ये बता रहा हूँ क्या चीज पढ़नी है और क्या चीज छोड़नी है ना। मैं आपको एक बार बताता हूँ, ये है वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री जो कि बहुत फेमस कोचिंग है यहाँ पे दृष्टि मतलब दिल्ली की, ठीक है। तो उन कोचिंग में क्या होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री 2-2 3-3 महीने पढ़ाई जाती है, तभी तो वहां का जो कोर्स चलता है 2-2 साल का कोर्स चलता है। तो इसलिए चल रहा है कि वो हर चीज पढ़ा रहे हैं और थोड़ा सा ना ज्यादा पढ़ा दे रहे हैं। भाई क्यों पढ़ना ज्यादा है, हमें तो एग्जाम क्वालिफाई करना है ना। तो इन सब चीजों से हमें बचना होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है हमें, है ना। सेम इसी तरह सोसाइटी में टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें अपना टाइम कहाँ पर देना है, इन चीजों में देना है भाई। इथिक्स में तो इथिक्स का पूरा ही पेपर 250 नंबर का, आईएएस में 200 नंबर का यहाँ पे आ रहा है। 30 घंटे की क्लास में आप 200-250 नंबर दे रहे हो। अब 30 घंटे की क्लास में अब ये क्या करते हैं, 30 क्या बोलते हैं 3 महीने पढ़ाते हैं। 3 महीने का मतलब होगा 3 घंटे की क्लासेस चलती है दिल्ली में, ठीक है। 3 घंटे की क्लासेस चलती हैं और 3 महीने पढ़ाते हैं, तो 90 घंटे ये देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम कितना दे रहे हैं, यहाँ पर 30 से 45 मिनट घंटों में ही हम जीएस पेपर 4 खत्म कर रहे हैं। और पढ़ कैसे रहेंगे, बिल्कुल वीआईपी तरीके से पढ़ेंगे। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा नहीं पढ़ा पाएगा जितना जीएस पेपर 4, गवर्नेंस, आईआर, ये सब चीजें पढ़ाएंगे, है ना। तो आप देखना कि कैसे हम चीजें अच्छी तरह से क्लियर करते हुए चलेंगे। इकोनॉमी के बारे में भी आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। इकोनॉमी आपको आपके न्यूज़पेपर जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप डाटा से अवेयर रहेंगे, है ना, जितनी ज्यादा चीजों न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आपके इकोनॉमी अच्छी होने की चांसेस रहेगी। और प्लस आईआर, है ना। आईआर आपको न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है, 2 वजह से पढ़ना है, हमें इकोनॉमी की वजह से पढ़ना है और दूसरा आईआर की वजह से पढ़ना है। तीसरी कोई भी चीजें नहीं आती है, ठीक है। खेल पुरस्कार के लिए अखबार थोड़ी ना पढ़ोगे, खेल कौन जीता कौन हारा किसे कौन सा पुरस्कार मिला इसलिए न्यूज़पेपर नहीं पढ़े जाते। और दूसरा पढ़ा जाता और तीसरा उद्देश्य होता है बस कि न्यूज में देश में क्या चल रहा है, बस उससे ज्यादा अवेयर, ये इसलिए हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो इकोनॉमी हम वहां से क्लियर पढ़ेंगे। अब बच्चे ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ज्योग्राफी मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ, ज्योग्राफी में मैं जितना पढ़ाऊंगा, है ना, नालंदा में मैंने पढ़ाया था, वहां पर बहुत ज्यादा पढ़ा दिया था मैंने, इतना ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए था, मुझे बाद में फील हुआ। मैं बस वही चीजें आपको पढ़ाऊंगा जो चीजें एग्जाम में आएंगी, है ना, आने की चांसेस रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं ना, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में हम बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री में यदि मैं बात करूं क्लाइमेटोलॉजी की, क्लाइमेटोलॉजी में 3-4 टॉपिक की महत्वपूर्ण है। पहली चीज क्या होती है, वायु राशियों के बारे में हमें पता होना चाहिए, है ना, हवाएं कैसे चलती हैं ये हमें पता होना चाहिए। तीसरी चीज है वहां पर मानसून, इंडियन मानसून के बारे में हमें पता होना चाहिए बस। और चक्रवात बस, ये 4 टॉपिक के अलावा मुझे नहीं लगता क्लाइमेटोलॉजी में कुछ है। बात करता हूं जियोमॉर्फोलॉजी की, भू आकृति विज्ञान की, तो उसमें क्या क्या है, इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स आती है, वो तो हमें पढ़ना है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या होती है ये। दूसरी चीज हमें पढ़नी है यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, इंडियन ज्योग्राफी में। तीसरी चीज हमें यहाँ पर ये पढ़ लेना है उसकी संरचना के बारे में, चट्टानों की संरचना के बारे में कि कौन सी चट्टानें कहाँ पर पाई जाती हैं, धारवाड़, विंध्यन, ये सब चट्टानें हम वहां पर पढ़ेंगे। एक और चीज आती है वहां पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है वहां पर, है ना, ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो यही है ना, आपको पता है क्या चीज, मुझे पता है क्या चीज आपको पढ़नी है, बस मैं सिंपल सी कोई चीजें पढ़ रहा हूँ जो एग्जाम में आती है ना। तो मैं पढ़ाने के लिए सब चीज पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी में, है ना, लेकिन हमारा मेन फोकस क्या होगा, उन्हीं चीजों में होगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। वरना 1.5 साल का कोर्स करना, 2 साल का आराम से करना, कोई इशू नहीं है। ये ग्रीन कार्ड कर लो, नालंदा में ले लो, आराम से 5-5 साल कोचिंग करते रहो, कुछ भी नहीं होगा जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा क्या चीज एग्जाम में आती है और क्या नहीं आती, ठीक है। तो ये रहेगा। प्लस इसके साथ बचता है आपका सोसाइटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बस ये आपके चारों पेपर कंप्लीट इसी तरह से होंगे।
और मेरे अनुसार ये जो कंप्लीट होंगे वो लगभग 10 से 8 10 महीने में होंगे, मैक्सिमम चले जाएंगे तो 11वां महीना लग सकता है, वरना 8 से 10 महीने के अंदर क्या होता है आपका ये सिलेबस कंप्लीट होगा। अब आते हैं, ये तो मेंस की बात थी, हम पीटी के बारे में हम बात करें ना, पीडी में, तो पीडी में जैसे आपकी मैपिंग होगी, मैपिंग हो गई, ऐसी मैपिंग वर्ल्ड की, इंडिया की अभी मैं शुरू कर दूंगा। पॉलिटी, पॉलिटी की मेरे अनुसार पॉलिटी की जो क्लासेस आपकी चलेगी वो क्लासेस मैं आपको 30 घंटे में, 30 आवर्स में कंप्लीट करवा दूंगा इंडियन पॉलिटी प्री में, ठीक है, वहां पर हो जाएगा आपका। आपका रहा क्या बोलता है मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा टाइम लगता है, मॉडर्न हिस्ट्री में टाइम लगेगा, ये आपका मेंस की रहेगी, ये पीटी की रहेगी, पीटी की अलग रहती है ना। तो पीटी की में मेरे अनुसार 30 से 40 घंटे, है ना, 30 से 40 क्लास 1 घंटे की आपके लिए सफिशिएंट होगी पीटी के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, अब आता है इंसिएंट और मिडवल, इंसिएंट और मिडवल, है ना, एंसेंट और मिडवल, एंसेंट और मिडवल देखो हम ज्यादा डीप में नहीं चलेंगे, मात्र ये यूपी पीसीएस में आता है ना, यूपी पीसीएस में आते हैं ये क्वेश्चन पीसीएस में, तो ये ज्यादा से ज्यादा मेरे अनुसार इंसेंट और मिडवल में आपको कंप्लीट करवाऊंगा, लगभग ये भी इतना ही समय लगेगा, है ना, 30 से 40, बस 1 महीने में, है ना, एक महीना या 40 दिन में, है ना, इतने घंटे आवर्स की क्लास में कंप्लीट होने जानी चाहिए इंसेंट और मिडवल। मात्र इसमें हम क्या चलेंगे, फैक्चुअल चीजें, हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, उन कंसेप्ट के जाल में हमें क्या करना है, सारे जितनी भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसे फंसानी है ना, बस यही हमें सिंपल सा करना है ना। जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वो आपको याद करनी पड़ेगी, याद करवाने का काम मेरा रहेगा थोड़ा सा, वो कैसे, थोड़े से मैं कंसेप्ट बताऊंगा, उन कंसेप्ट से ही आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को याद करेंगे, तो ये आपका इंसेंट और मिडवल हो गया ना। ज्योग्राफी, जितना मैं मैपिंग में बता रहा हूँ ना वही बस करते हुए चलना, और ज्यादा ज्योग्राफी में, ज्यादा ज्योग्राफी में चक्कर में नहीं पड़ना है आपको, पीडी के लिए कोई ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, सिंपल सा जो मैपिंग पढ़ा रहा हूँ वो चीज रट लेनी है, और जो मैं मीन्स में पढ़ाऊंगा वो चीजें आपको पढ़ लेनी है बस, इसके अलावा कुछ चीजें नहीं पढ़नी है आपको ज्योग्राफी में, है ना, ये बात आप ध्यान रखना। इसके अलावा हुआ, ये चीज आपकी हुई, और आपका क्या हुआ, इकोनॉमी, है ना, इकोनॉमी, इकोनॉमी हम जो पढ़ेंगे आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, नॉट ए पीसीएस, आईएएस के लिए पढ़ेंगे हम इकोनॉमी, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आईएएस के लिए, यूपीएससी के लिए पढ़ेंगे, तो यूपीएससी के लिए मात्र, ये कोई यूपी पीसीएस में नहीं आती है इकोनॉमी, है ना, तो यूपी पीसीएस में नहीं आती है तो यूपीएससी में आती है, उसमें मात्र हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे, मात्र कितने, 2 चैप्टर पढ़ेंगे, और 2 चैप्टर में भी कुछ लिमिटेड चीज पढ़ेंगे, जैसे मैं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा आपको मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई के काम पढ़ने है ना, आरबीआई मनी एंड बैंकिंग पढ़ना है, बेसिकली चैप्टर का नाम मनी एंड बैंकिंग होता है, उसमें मेनली आरबीआई का रोल रहता है, तो क्या होती है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, क्या होती है बैंक रेट, क्यों, कैसे कम करने से, ज्यादा करने से क्या होता है, ये सब चीज हम वहां पर डील करेंगे बस, और ज्यादा हम वहां पर नहीं जाना, ठीक है। इसके अलावा हम वहां पर इकोनॉमी में पढ़ेंगे, एक तो हो गया आरबीआई का रोल इकोनॉमी में, और दूसरा पढ़ेगा हम सरकार का रोल, सरकार का रोल का मतलब हो गया फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, तो राजकोषीय नीति में क्या क्या होता है, कौन से घाटे होते हैं, राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, क्या ये सब चीजें होते हैं, ये हम पढ़ेंगे सरकार वाले चैप्टर में। फिर इसके अलावा हम कुछ पढ़ेंगे, एक और चैप्टर पढ़ेंगे, 2 चैप्टर ये हुए, एक तीसरा वो चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम मैं भूल गया था, वो पढ़ना है व्यापार, है ना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है, चालू घाटा क्या होता है ना, और ये चालू घाटा, पूंजी घाटा, पूंजी घाटा क्या होता है ना, तो ये सब चीजें, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है ना, 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो क्राइसिस हुई थी वो क्या होती है, वो कैसे रिलेशन रहता है, तो ये सब चीजें हम वहां पर पढ़ेंगे आईआर, उसमें इकोनॉमी में, है ना, तो ये आईआर से भी लिंक होगा, ये पोर्शन आईआर से भी लिंक होगा, कैसे लिंक होगा वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये आपका पॉलिटी हो, अब बचती है साइंस, अब बचता है आपका साइंस। देखो साइंस मीन्स का तो अलग रहता है और पीटी का अलग रहता है, ठीक है ना, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर होता है साइंस का मतलब टेक्नोलॉजी,
ठीक है, इसका मतलब होता है टेक्नोलॉजी। जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है वो हम पढ़ते हैं मेंस में। ठीक है, जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है वो पढ़ते हैं हम मेंस में। और पीटी में जो होता है ना, प्रीलिम्स में सिंपल सा आपका आता है। देखो तीन चीजें आती हैं ना, यूपीपीसीएस की मैं बात बता रहा हूँ, है ना, यूपीपीसीएस की। तो यूपीपीसीएस में बेसिकली आएगा आपका बायो, सबसे ज्यादा बायो, फिर आता है फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री। ठीक है ना, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो सबसे ज्यादा जो आता है ये वाला पोर्शन आता है ना, सबसे ज्यादा ये पोर्शन आता है। फिजिक्स का पोर्शन बहुत थोड़ा सा कम आता है, केमिस्ट्री का भी कम आता है, इनके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रहते। तो बायो, अब बायो में भी कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं? सब कुछ नहीं पढ़ना है बायो में ना, डॉक्टर नहीं बनना है ना, बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं बनना। बायोलॉजी की क्लास कभी ले लो, वहां पर डॉक्टर बना दो और वहां से क्वेश्चन एक आता ही नहीं है। ठीक है, पहला तो चैप्टर पढ़ना है आपको पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। ठीक है ना, एक पढ़ना है रोग एंड विटामिन, रोग एंड विटामिन वाला चैप्टर पढ़ना है। पाचन तंत्र, रोग और विटामिन वाला चैप्टर पढ़ना है ना। और दूसरा पढ़ लेना है आपको उत्सर्जन तंत्र का, ये भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन चलो कोई जरूरी नहीं है। उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर, रोग, पाचन और विटामिन, है ना, इससे ही होगा विटामिन। और एक ये वाला जो चैप्टर रहता है ग्रंथि वगैरह, है ना, कौन सा हार्मोन, है ना, ये बेसिकली वैसे पाचन तंत्र में आता है। कौन सी थायराइड, ये सब ग्रंथि, ये सब रोग और विटामिन में आ जाता है। मेरे लिए दो ही चैप्टर्स होते हैं जो बायोलॉजी की कोर होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये दो ही चैप्टर आपको पढ़ना है, बस ज्यादा नहीं पढ़ना ना। यहाँ से जितने पढ़ते जाओगे सिलेक्शन हो जाएगा आपका। मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री, इनके पास मेरे अपने नोट्स हैं, है ना, इन नोट्स में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा ना। ज्यादा हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में भी नहीं पढ़ना। केमिस्ट्री में बेसिकली कुछ धातुओं के बारे में आ जाता है ना। केमिस्ट्री में कुछ धातुओं के बारे में, धातुओं, मिश्र धातु, पहला चैप्टर होता है यहाँ पर, देखो धातु एंड मिश्र धातु के बारे में इसमें पूछते हैं। तीसरा चैप्टर यहाँ पर होता है आपका, दूसरा चैप्टर होता है रसायन, वो वाले जो होते हैं ये अम्ल क्षार लवण, है ना, अम्ल क्षार लवण वाले जो चैप्टर होते हैं ना, ये जो चैप्टर है, ये दो चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं। फिजिक्स में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, जो भी मैं आपको बताऊंगा बेसिकली प्रकाश वाला चैप्टर जो होता है ना, लाइट वाला, वो फिजिक्स में बहुत ही जरूरी है। हाँ, ये सब 10वीं की क्लास में एनसीईआरटी में है। अगर आप चाहो ना, अगर आप चाहो, अगर आप सिंपल से चाहो तो इसके लिए ना घटना चक्र खरीद लेना साइंस के लिए, बस। ये घटना चक्र आप खरीद लोगे ना, तो यहाँ से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। साइंस के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर ही आते हैं, वो सब रिपीटेशन होता है उनका, कोई नए क्वेश्चन नहीं आते हैं साइंस में। तो साइंस को लेके ज्यादा परेशान नहीं होना है हमें। परेशान तो किसी चीज को नहीं होना है ना। हमें सिंपल सा उन्हीं चीजों पर फोकस करना है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। लिमिटेड चीज पढ़नी है, सही समय में पढ़नी है और खत्म करना है। इसके साथ साथ क्या होगा, मेंस की आंसर राइटिंग भी होगी, है ना। मेंस की आंसर राइटिंग कैसे, इकोनॉमी की आंसर राइटिंग कैसे होती है वो अलग है ना। साइंस की क्या होती है, साइंस में तो आती नहीं है, छोड़ो। टेक्नोलॉजी का अलग होता है, ज्योग्राफी में कैसा आंसर राइटिंग होती है, हिस्ट्री की अलग, इवन इथिक्स की भी एक अलग तरीके से होती है। तो हर चीज के बारे में हम पढ़ेंगे साथ साथ में, है ना। तो कोशिश यही रहेगी कि बस आप अच्छे से थोड़ा सा साथ दो, और जितने भी लोग हैं, थोड़ा ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, है ना। मेरे लिए ये फायदा होगा कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि ज्यादा लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए, तो मैं अच्छी तरह से आपको चीजें दूंगा, है ना। और आपको फायदा ये होगा कि जितने ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपकी संगति जुड़ेंगे, आपको रिवीजन करना, नोट्स करना, डिस्कशन करना, इन चीजों में आसानी होगी। तो ठीक है बच्चों, फिर आज हम अपनी क्लास इतना रखते हैं।